हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पढ़ा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में नौकरशाही का सिद्धांत प्रमुख स्थान रखता है। उन्होंने नौकरशाही की विवेचना तार्किक वैधानिक सत्ता के आधार पर की है। उनकी नौकरशाही की विवेचना उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रारूप की संकल्पना पर आधारित है। वस्तुतः उनकी सत्ता की संकल्पना का स्पष्टीकरण उनकी नौकरशाही के सिद्धांत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः नौकरशाही के सिद्धांत का ज्ञान सत्ता के इस प्रमुख प्रकार को समझने के लिए अनिवार्य है। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है लिखने की मेज। इस प्रकार नौकरशाही का अर्थ उस सरकार से है जिसके कर्मचारी केवल कार्यालय में बैठकर कार्य करते हैं। नौकरशाही की कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें मैक्स वेबर का कहना है नौकरशाही प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें विशेषज्ञता, निष्पक्षता तथा मानवता का अभाव होता है। मार्शल ई डिमाग कहते हैं नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पद, सोपान तथा संचार की लंबी रेखाओं से है। पाल एच ए पेलबी कहते हैं नौकरशाही तकनीकी दृष्टि से कुशल कर्मचारियों का एक व्यावसायिक वर्ग है जिसका संगठन पद सोपान के अनुसार किया जाता है और जो निष्पक्ष होकर राज्य का कार्य करते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नौकरशाही स्थायी कर्मचारियों का शासन है जो ना तो जनता द्वारा चुने जाते हैं और ना ही जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन देश की निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही को 4 अर्थों में परिभाषित किया है। पहला है एक विशेष प्रकार के संगठन में, दूसरा है अच्छे प्रबंधक में बाधक एक व्याधि के रूप में, तीसरा है एक बड़ी सरकार के रूप में और चौथा है स्वतंत्रता विरोधी के रूप में। दोस्तों, सत्य तो ये है कि यह शब्द आज बदनामी के कारण स्वेच्छाचारिता, अपव्यय, तानाशाही तथा कार्यालय की कार्यवाही तक ही सीमित होकर रह गया है। लेकिन नौकरशाही एक ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था भी है जो सरकार या प्रशासन के लक्ष्यों की बजाय प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। अतः नौकरशाही का प्रयोग अच्छे व बुरे दोनों रूपों में किया जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में नौकरशाही का अर्थ इस प्रकार दिया गया है: प्रशासकीय शक्ति का विभागों में केंद्रित होना और उन सभी मामलों में भी जो राज्य के हस्तक्षेप से बाहर हैं, राज्य के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप किया जाना। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग अच्छे भाव से भी किया जाता है, जिसमें नौकरशाही का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपने अनुभव, ज्ञान तथा उत्तरदायित्व के लिए प्रसिद्ध हो। नेक्स्ट है नौकरशाही के सामान्य लक्षण या नौकरशाही की विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है कार्य क्षेत्र की निश्चितता। नौकरशाही व्यवस्था का आधार एक निश्चित कार्य क्षेत्र से संबंधित होता है। जब विधायिका आदेश देती है तो उसी के अनुसार कार्यपालिका का प्रशासकीय व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। नौकरशाही विभाग के कार्य के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व को निभाने का भी कार्य पूर्ण रूप से करती है। उत्तरदायित्व के प्रति यह जागरूकता ही नौकरशाही की कर्तव्य प्रणायता मानी जाती है। दूसरा है सरकारी कार्यों की गोपनीयता। इस व्यवस्था में लोक सेवकों अथवा नौकरशाही से शपथ ली जाती है और उनसे आशा की जाती है कि वे सरकारी विषयों को गुप्त रखेंगे। इसका प्रमुख कारण यह है कि गोपनीयता भंग होने से राष्ट्र तथा समाज दोनों को हानि हो सकती है और शत्रु द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है। तीसरा है नियुक्ति का आधार पद क्रम। नौकरशाही व्यवस्था में पद के क्रमानुसार नियुक्तियां दी जाती हैं और उनमें वरीयता का भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक लोक सेवक को यह मालूम रहता है कि उसकी नियुक्ति के अनुसार ही पदोन्नति का क्रम होगा।
इस व्यवस्था में सरकारी आदेशों का पालन किया जाता है और ऊपर से नीचे तक के क्रम श्रेष्ठता सूची के अनुसार निश्चित रहते हैं। नीचे का अधिकारी अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। आदेश के क्रम ऊपर से नीचे की ओर प्रभावित होते जाते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है। व्यवस्था का यह क्रम उचित मार्ग कहलाता है। चौथा है कार्य की नियमबद्धता। प्रत्येक लोक सेवक को जितना कार्य सौंपा जाता है वह उसी के अनुसार कार्य करता है। साथ ही वह इस बात का ध्यान रखता है कि अधिक कार्य को भी वह उन्हीं नियमों का पालन करते हुए संपन्न करेगा। नौकरशाही द्वारा नियमानुसार कार्य करने का ही फल है कि राष्ट्र का प्रत्येक कार्य संपन्न होता रहता है। लोक सेवक पक्षपात रहित होकर कानूनी बातों और नियम पूर्वक कार्य की ओर अधिक ध्यान देते हैं। पांचवा है विशेष संगठन के रूप में कार्य। नौकरशाही एक विशिष्ट संगठन के रूप में कार्य करती है। इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि नौकरशाही में अहम मीन्स ईगो की भावना होती है। यह ठीक भी है क्योंकि अधिकांश लोक सेवक समाज कल्याण की भावना से काम ना करके स्वामी भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। उनकी विशिष्टता एक संगठन के रूप में दिखाई देती है। इस संगठन से प्राय वे सरकार पर प्रभाव डालते रहते हैं। छठा है कार्यों में अंतर। प्रशासनिक सेवाओं की संगठित व्यवस्था को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। सरकार से संबंधित सभी पक्षों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। सरकार के दायित्व प्रशासकीय आधार पर भी भिन्न भिन्न होते हैं। यदि एक लोक सेवक लेखांकन का कार्य कर रहा होता है तो दूसरा लेखा परीक्षण का। दोनों का कार्य क्षेत्र सार्वजनिक सेवाएं हैं, परंतु दोनों के कार्यों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसी आधार पर लोक सेवकों का सार्वजनिक सेवाओं से संबंध विविध क्षेत्रों पर एकाधिकार होता है। सातवां है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। प्रत्येक लोक सेवक पर उसकी नियुक्ति के साथ ही जनसेवक की भूमिका निभाने का दायित्व होता है। वह जनता की समक्ष निष्ठा और नियम पूर्वक कार्य करने के लिए कृत संकल्प होता है, परंतु इस व्यवस्था में उसका आचरण उसके घोषित स्वरूप से भिन्न प्रतीत होता है। वह मात्र जनसेवक ही नहीं रह जाता, उसकी जनभक्ति, स्वभक्ति और स्वार्थ भक्ति के रूप में बदल जाती है। आठवां है आधिकारिक रिकॉर्ड। नौकरशाही के अंतर्गत आधिकारिक रिकॉर्डों को उचित ढंग से रखा जाता है। संगठन के निर्णयों और गतिविधियों को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड कर लिया जाता है और भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है। नौवां है अवैयक्तिक संबंध। नौकरशाही के अंतर्गत कर्मचारियों के मध्य संबंध अवैयक्तिक होते हैं। कार्यालय की स्थिति व्यक्तिगत संबंधों, भावनाओं और अनुभूतियों से मुक्त होती है। निर्णय औचित्य के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि वैयक्तिक आधार पर। वेबर का मत है कि नौकरशाही तंत्र औचित्यपूर्ण निर्णयों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। 10वां है विशेषज्ञता। नौकरशाही में कर्मचारियों का चयन उनकी योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से या पूर्व उत्तीर्ण परीक्षाओं के आधार पर की जाती हैं। ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, इन्हें चुना नहीं जाता, क्योंकि चुनाव पद्धति में चयन तकनीकी योग्यता के आधार पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है नौकरशाही के प्रमुख कार्य, जिसमें पहला है परामर्श देना। नौकरशाह या लोक सेवक देश तथा समाज से संबंधित वास्तविक कार्य करने के लिए मुख्य कार्यपालिका को उसकी नीति के अनुरूप प्रशासकीय दायित्वों को पूरा करने के लिए साथ साथ महत्वपूर्ण कार्यों में परामर्श भी देते हैं। दूसरा है नियोजन की रूपरेखा बनाना, जिसमें परामर्श के साथ साथ इस व्यवस्था में कार्यों की रूपरेखा भी बनाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग दिन भर का कार्य संपादित किया जाता है। तीसरा है उत्पादन करना। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नौकरशाह या लोक सेवक महत्वपूर्ण दायित्व पूरे करते हैं। उनका प्रत्येक कार्य एक उत्पादन सेवा और एक उपलब्धि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह उपलब्धि और उत्पादन सेवा करने का एक सापेक्ष रूप होता है। लोक सेवक का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा हो अथवा बड़ा,
एक प्रकार से उत्पादन के क्षेत्र में आता है। उसका प्रत्येक कार्य एक भौतिक अस्तित्व, एक भावनात्मक आधार तथा प्रशासकीय सफलता है और यह उसी का उत्पादन है। चौथा है आदर्शों को व्यवहारिक रूप देना। लोक सेवक या नौकरशाह निष्ठा की भावना से कार्य करते हैं, जिससे देश तथा समाज में सजीव आधार बनता है। इनका समूचा प्रस्तुतिकरण समाज, राष्ट्र व प्रशासन के आदर्शों को सजीव आधार प्रदान करता है। पांचवा है सार्वजनिक सेवाओं को ईमानदारी से संपन्न करना। नौकरशाह जनता की सेवा मनोयोग तथा आत्मनिष्ठा के साथ पूर्ण करते हैं। निष्ठापूर्वक किए गए उनके इन कार्यों के परिणाम भी अच्छे निकलते हैं। इससे सामाजिक जीवन में संतुलन और समृद्धि की अभिव्यक्ति एक साथ होने लगती है। सरकार प्रशासनिक सेवाओं के बलबूते पर ही अपने दायित्वों को संपन्न करती है और नागरिक अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है नौकरशाही के प्रमुख कार्य। नौकरशाही शासन व्यवस्था की अनेक विद्वानों द्वारा कटु आलोचनाएं की गई हैं। इसमें सबसे बड़े आलोचक रैमजे म्योर हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि संक्षेप में नौकरशाही की शक्ति के रूप में शासन का ढंग पूर्ण रूप से कठोर है, चाहे वह प्रशासन के क्षेत्र में हो, कानून के क्षेत्र में हो या वित्त के क्षेत्र में हो। प्रजातांत्रिक शासन में तो यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती ही है और कई बार तो यह तानाशाह के समान व्यवहार भी करती है। नौकरशाही व्यवस्था के कुछ प्रमुख कार्य बताए गए हैं, जिन्हें हम देख लेते हैं। जिसमें पहला है जनता की इच्छाओं तथा मांगों की अवहेलना करना। इसके अंतर्गत नौकरशाही व्यवस्था में सरकारी अधिकारी स्वयं को जनता का संरक्षक तथा हितैषी समझते हैं। वे जनमत को महत्वपूर्ण नहीं समझते। वास्तविकता यह है कि वे व्यवहार में वही करते हैं जो उनको अच्छा लगता है। फिफ्नर ने कहा है कि नौकरशाही बहुत मनमानी करती है। वह जनता की नीतियों का सरकारी नीतियों से सामंजस्य ना करके नए रूप प्रदान करती है। इससे जनसाधारण की मांगों तथा इच्छाओं की उपेक्षा होती है। दूसरा है लाल फीताशाही या औपचारिकता की अधिकता। लाल फीताशाही औपचारिक बातों को अधिक महत्व देती है। इसमें संदेह नहीं है कि नौकरशाही में क्रिया प्रक्रिया के नियमों को विशेष महत्व दिया जाता है। इससे शासन व्यवस्था में सरकार का व्यय प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है। प्राय प्रशासनिक अधिकारी यह भूल जाते हैं कि उनका उद्देश्य केवल फॉर्म भरना अथवा नियमों का परिपालन करना ही नहीं है, वरन समाज सेवा करना भी है। नौकरशाही प्रक्रिया औपचारिकताओं को अपना उद्देश्य बना लेती है, जबकि वे जन सेवा के लिए एक माध्यम मात्र है। तीसरा है अधिकारियों की संख्या की वृद्धि। इसके विषय में पार्किंस के अनुसंधान के अनुसार अधिकारियों की संख्या में प्रतिवर्ष 15.75% की वृद्धि हो जाती है, जिसका बोझ जनता को करों के रूप में वहन करना पड़ता है। चौथा है अधिकारियों की शक्ति वृद्धि की भावना। पांचवा है विभागीकरण या साम्राज्य रचना। छठा है पुरानी प्रथाओं से प्रेम तथा रूढ़िवादिता। सातवां है प्रजातंत्र की विरोधी। आठवां है श्रेष्ठता की भावना और नौवां है निरंकुशता का प्रदर्शन। वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है, जिसमें कहते हैं कि मैक्स वेबर नौकरशाही की व्यवस्था का एक आदर्श रूप मानते हैं, जबकि नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं है। आलोचकों के अनुसार वेबर के विचार उपकल्पना के रूप में है, उनका कोई गवेषणात्मक आधार नहीं है। वेबर मानव मनोविज्ञान, व्यक्ति के अनौपचारिक संबंध तथा औपचारिक प्रभावों पर कोई ध्यान नहीं देते। चौथा है वेबर ने नौकरशाही के पूर्णतः औपचारिक स्वरूप का अध्ययन किया है तथा सामाजिक घटनाओं या अनौपचारिक संबंधों को प्रसंगवश मानकर छोड़ दिया है, जबकि ये किसी भी संगठन के सुचारू कार्य संचालन के लिए अति आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि नौकरशाही के अध्ययन में
वेबर का अद्वितीय स्थान है। इनकी प्रतिभा को स्वीकार करते हुए कार्ल जे फ्रेडरिक ने इन्हें अध्ययन की महत्वपूर्ण दिशाएं खोलने वाला बताया है।